भारत में आए दिन मुगल चर्चा में बने ही रहते हैं और जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो ये पॉलिटिक्स पार्टी महीने दो महीनों में मुगलों से तार छेड़ देती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मुगल सल्तनत ने भारत पर लगभग 300 सालों तक राज किया वो भारत में कैसे आए? आखिर किसने रखी थी भारत में मुगल शासन की नींव? कौन था वो जिसके वंश ने भारत में इतने सालों तक राज किया? तो चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब को जानते हैं। मुगल सल्तनत की नींव भारत में जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर ने रखी थी। बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान फरगना घाटी में 14 फरवरी 1483 को हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था जो खुद फरगना घाटी के शासक थे। बाबर जब 12 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका पूरा काम संभाला। बाबर एक बहुत ही काबिल शासक था। बहुत ही कम उम्र में वह युद्ध करना सीख लिया था। बाबर ने तुर्किस्तान के परगन राज को पूरी तरह से जीत कर उस राज्य पर राज किया था। बाबर संस्कृति को मानने वाला बहुत ही शक्तिशाली था। बाबर एक कवि भी था। वह तुर्की में कविता लिखा करता था और इसके अलावा बाबर को नेचर यानी प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में बहुत से बगीचों का निर्माण करवाया। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर की कुल 11 पत्नियां थीं। बाबर की उन 11 पत्नियों से उसके कुल 20 बच्चे पैदा हुए थे। बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जिसने बाबर के मृत्यु के बाद भारत में शासन किया। बाबर का भारत आगमन। ऐसा कहा जाता है कि बाबर भारत आने से पहले मध्य एशिया में अपना राज स्थापित करना चाहता था, पर वहां उसे कोई खास सफलता नहीं मिल पाई तो वो भारत की ओर बढ़ा और भारत आ गया। बाबर जब पहली बार भारत आया था तो उसे उस समय भारत की राजनीति उसके लिए परफेक्ट थी, क्योंकि उस समय दिल्ली का सुल्तान यहाँ ढंग से शासन नहीं कर पा रहा था। तब बाबर को यह अच्छा मौका लगा और उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी बाबर के लिए यहाँ राज करना इतना भी आसान नहीं था। बाबर ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, तब जाकर कहीं बाबर भारत पर अपना राज स्थापित कर पाया। उस समय दिल्ली और उत्तरी भारत में राजपूतों का राज था और आसपास के क्षेत्र आजाद थे। आपको बता दें, बाबर जब भारत आया था तो उस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो कि प्रॉपर ढंग से शासन नहीं कर पा रहा था। अब बात करेंगे कि किस तरह से बाबर ने इब्राहिम लोदी को उसकी सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन पहले ये जानेंगे कि बाबर के भारत पर किए गए आक्रमण। आपको बता दें, 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर इसने 5 बार से भी ज्यादा आक्रमण किया। बाबर ने अपना पहला आक्रमण 1519 में बाजौर में किया था और इस आक्रमण में बाबर ने भैरा का किला जीता। इतिहासकारों के अकॉर्डिंग इस युद्ध में बाबर ने पहली बार बारूद और तोप का यूज किया था। इसके बाद फिर 1520 में बाबर ने दोबारा भारत पर आक्रमण करने का प्लान बनाया। इस बार बाबर ने बैजोर और भेरा नगर को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद कुछ जगहों पर तो लोगों ने बाबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया और वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। तो फिर जिन लोगों ने बाबर की सत्ता का विरोध किया था, बाबर ने उन पर अपने बल का इस्तेमाल किया। इसके बाद बाबर का चौथा आक्रमण भारत पर लगभग 1524 ईस्वी को हुआ। उस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। उस समय इब्राहिम लोदी और उन्हीं के परिवार के सदस्य यानी दौलत खां के बीच कुछ अनबन थी। दौलत खान पंजाब का आजाद शासक बनना चाहता था। इसी दौलत खान ने ही बाबर को बुलाया था। 1524 ईस्वी में बाबर ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। इसके बाद उसने एक शक्तिशाली सेना बनाई और फिर लाहौर की तरफ आगे बढ़ा। इसके बाद इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में एक घमासान युद्ध हुआ, जिसे पूरी दुनिया पानीपत के युद्ध के नाम से जानती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध के साथ मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह भी थे। वे चाहते थे कि बाबर इब्राहिम लोदी से युद्ध करे और इस युद्ध में जीत जाए, क्योंकि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी आपस में दुश्मन थे। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने भी अफगान से बाबर को भारत आकर इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए कहा था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को हराया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में स्थापित लोदी वंश को खत्म कर दिया था। इस युद्ध के बाद जीत की खुशी में पानीपत मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबर ने। भारत के हिंदू राजाओं को लगता था कि बाबर पानीपत का युद्ध जीतकर भारत से वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने उसके बाद भारत में ही अपने साम्राज्य की नींव रखने की सोची और यहीं रह गया। बाबर के भारत में बस जाने के बाद बाबर ने राणा सांगा को भी युद्ध के लिए चैलेंज किया। यह सुनकर तो राणा सांगा शॉक्ड हो गए होंगे, क्योंकि जिस बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए बुलाया था, अब उसी ने राणा सांगा को युद्ध के लिए चुनौती दे दी है। इसके बाद 16 मार्च 1527 को दोनों के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा की हार हुई है। इस युद्ध के बाद 1528 में मुगल शासक बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। पानीपत के और खानवा के युद्ध के बाद भी बाबर की मुश्किलें आसान नहीं हुई थी।
बाबर का यहाँ रहना और राज करना बंगाल और बिहार के शासकों को पसंद नहीं था। इन्हीं सब बातों की वजह से 6 मई 1529 को बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना और बाबर के बीच में युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध। यह युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में एक बार फिर बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने भारत के राज्यों पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद बाबर बहुत बेफिक्र हो गया था और उसने उस दौरान बहुत ही ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया था। इस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में डेथ हो जाती है। और उसके 4 दिन बाद यानी कि 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर के बेटे हुमायूं का राज्याभिषेक कराया गया। बाबर एक महान योद्धा तो था ही साथ वह एक कवि भी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जो तुर्की लैंग्वेज में थी, जिससे बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था।